तो आज का हमारा टॉपिक है गॉस लॉ। देखो गॉस लॉ काफ़ी फेमस टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें हम देखने वाले हैं कि देखो गॉस लॉ क्या होता है और इसको साथ साथ हम प्रूफ करेंगे या चेक करेंगे हम किसकी मदद से, कूलम्स लॉ की मदद से। और उसके अलावा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, 3 टॉपिक देखेंगे इसमें। ठीक है, देखो सबसे पहले गॉस लॉ की बात करें तो मैं तुम्हें एक डायग्राम से स्टार्ट करेंगी। वो गॉस लॉ अप्लाई किस में होता है और होता क्या है और किस काम आता है। देखो सबसे पहले ये मान लो एक हमारे पास गॉसियन सरफेस है, मतलब एक नॉर्मल सा एक सरफेस है, सर्कुलर शेप में बनाया, पर ये 3D सरफेस है जो स्फीयर होगा हमारा। हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको बताने के लिए गॉस लॉ बनाया गया है। ठीक है, डेफिनेशन समझेंगे, बाद में इसके डायग्राम को भी क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, ये इसमें चलो इतना लिख देता हूँ कि ये गॉसियन सरफेस है हमारे पास, ये है हमारा गॉसियन सरफेस और ये शेप है हमारे पास स्फीयर की। ठीक है, यहाँ पे स्फीयर की शेप हो गई। दूसरी बात करेंगे अगर हम डेफिनेशन की, तो किसके लिए होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ना। द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन क्लोज्ड सरफेस, जो कि 3D है हमारा, कौन सा स्फीयर है, इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज प्रेजेंट इन द सरफेस या इन इट। ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने फ्लक्स क्या पढ़ा था, फ्लक्स हमने पढ़ा था कि वो होता है हमारे पास ई ए कोस थीटा। अब यहाँ पे जो ए है, एरिया को हम अभी हम देखो कैसे निकालेंगे, इसको एक तरीके से निकालेंगे सोल्व करने के लिए। कि हम देखो क्या करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज है, ये हो गया क्यों पॉजिटिव चार्ज है, बाहर की तरफ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, सारी फील्ड बाहर की तरफ जाएगी। तो अब मुझे इस पूरे में बताना है ना कि कितना है, तो मैं क्या करूँगा कि एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे पहले। तो मान लो इस हिस्से पे मैं निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो ये वाला जो हिस्सा है स्पेशली हमारे पास ये वाला, इससे क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे और उसके साथ देखो इसका जो है कि ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की ये लाइन। ठीक है, कि इस लाइन में जा रही है। और बात करें अगर एरिया के परपेंडिकुलर जो हमारे पास एंगल आएगा वो भी इसी तरफ है सेम, यानी एंगल की बात करेंगे ना कभी भी तो वो होगा 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एंगल वही और एरिया के परपेंडिकुलर का भी एंगल सेम है बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये ई ए थीटा कोस थीटा मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे कितना है 0 और कोस थीटा 1 होता है, वो हम आगे देख लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टोटल को निकालने की जगह एक स्मॉल पार्ट का निकाल रहा हूँ, तो इस ए के पीछे मैं लगा दूंगा डी। ठीक है, डेल्टा ए, यानी कि छोटे से हिस्से का निकालेंगे और बाद में इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेट करते ही जैसे वो सारे का आ जाएगा कंप्लीट। ठीक है, और वो किसके इक्वल है, फॉर्मूले में मैं क्या बताया अभी, वो है 1/ε टाइम चार्ज प्रेजेंट इन, यानी कि चार्ज इन इट। इन का मतलब चार्ज इन मतलब उसके अंदर कितना चार्ज है, और साथ में फॉर्मूले की बात करें तो ये 1/ε0 बोला था ना कि 1/ε0 और जितना उसमें चार्ज है, जितना चार्ज है बाय ε0 टाइम्स। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, चेक इट लिख रहा हूं मैं गॉस लॉ की जगह, चेक इट बाय कूलम्स लॉ, इसकी मदद से इसको चेक करेंगे हम। ठीक है, अब देखो यहाँ से चेक करने के बाद हमें चेक करने के बाद वो भी देखना है कंटिन्यूस वाला कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि फ्लक्स क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वो होता है हमारे पास ई ए कोस थीटा। ठीक है, देखते हैं कि हमारे पास ये आएगा कि नहीं आएगा, आगे बढ़ते हैं। अब फ्लक्स की देखो यहाँ पे फ्लक्स हम स्मॉल एक छोटे से एरिया का निकाल रहे हैं, छोटे सी चीज़ का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा इसके पीछे ये हम अगले स्टेप में लगा देते। चलो यहाँ पे आ गया ई और डी ए छोटे से हिस्से का, ये डी मतलब डेल्टा ए एरिया का छोटा सा हिस्सा, कोस। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि देखो कोस के कितना, ये हो जाएगा कोस 0 डिग्री, क्योंकि एंगल तो क्रिएट हुआ नहीं है जिसमें एरिया का परपेंडिकुलर है, उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी तो कोई एंगल नहीं वहाँ पे क्रिएट हुआ, तो 0 डिग्री है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि कोस 0 डिग्री कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। इसको आगे सोल्व करना है, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे। देखो यहाँ पे इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इंटीग्रेशन से ये हट जाएगा, क्योंकि अब सारे का निकाल देंगे हम लोग, ए नहीं डी हट जाएगा, ये हट गया, तो हमारे पास क्या बचा, इक्वल टू ई ए, और कोस थीटा यहाँ पे ये है तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ गया। अब देखो ई ए बचा है सिर्फ हमारे पास, क्योंकि कोस हमारे पास क्या था, कोस हमारे पास एंगल की बात करें तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ई और ए को, तो वैसे भी वो ई और ए ही रहने वाला है। अब इसमें क्या करेंगे हम, देखो अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे दो चीजें, ई को हमें किससे करना है, कूलम्स लॉ से करना था। अच्छा वो किसके इक्वल होता है,
1 बाय इलेक्ट्रिक फील्ड किससे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आर स्क्वायर इसके इक्वल था। ठीक है, ये हो गया ई। साथ में ए क्या है, ए है एरिया। अब देखो इसका सरफेस एरिया क्या है, ये कौन सी शेप है, स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये इन दोनों से ये दोनों कट गए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या हमारे पास, ये बचा है हमारे पास इसकी वैल्यू चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये हमने प्रूव कर दिया। देखो यही हमें यहाँ पे प्रूव भी करना था कि चार्ज हमने किससे प्रूव किया है, कूलम्ब लॉ से। कूलम्ब लॉ वैसे भी हमारे पास ये होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और चार्ज इंटू आर स्क्वायर। तो इसको सोल्व करा, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। दो चीज हमने चेक करी, गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ बेसिकली किसी भी शेप में जो क्लोज शेप है उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको बताने का है कि उसमें कितनी है। ठीक है, दूसरा हमने उसको प्रूव करके देखा कि हमने यहाँ पे एक फ्लक्स लिया था, फ्लक्स से उसको जैसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन से डेरिवेशन हट गई, उसके बाद ये बचा, इसमें इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। इसमें क्या किया, ये हमने उसका कूलम्ब लॉ अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसमें क्या किया हमने स्फीयर का एरिया अप्लाई किया। सब कुछ करने के बाद यही बचा जो हमारे पास वहाँ पे था। अब तीन चीजें देखनी है हमें, अब हमें बस एक तीन चीज और देखनी है, फिर ये तुम्हारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एक है हमारे पास चार्ज, कंटिन्यूस चार्ज, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आगे यूज करेंगे ना, उस हिसाब से तीन टर्म्स तुम्हें याद करनी है। ठीक है, याद क्या रखनी, बहुत सिंपल सी है। अगर मान लो पहला, अगर हमें लीनियर देखना हो कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, सीडी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है कि कोई भी जैसे चीज़ है, मान लो ये, इसमें सीधा सीधा चार्ज हमें निकालना है, तो उसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और वो किसके इक्वल होता है, लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन एल। ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है, आगे जो हम डेरिवेशंस करेंगे उसमें ये काम आएगा। अगर मान लो लीनियर की जगह कोई सरफेस एरिया पे है, मतलब पूरा एक लाइन पे नहीं है, एक इतने हिस्से पे है, यानी कि तो हम कैसे निकालेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इसको सरफेस से हम सिग्मा उसको लिखते हैं, और सिग्मा के नीचे आएगा हमारे पास क्यू बाय ए, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर एरिया में है। अब लीनियर नहीं है, मैं डायग्राम इसका भी बना देता हूँ। जैसे मान लो एक शीट के ऊपर ऐसे ऐसे करके वो एक एरिया पे चार्ज है, वहाँ पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, तब हम क्या इसको यूज़ करेंगे, क्यू बाय ए लिखेंगे। जैसे हम एप्सिलॉन नोट लिखते हैं ना, उसकी जगह बता रहा हूँ, एल आएगा, कभी ए आएगा। और अगर मान लो तीसरी स्टेज कौन सी होती है, अगर मान लो वॉल्यूम पे है, तीसरा है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम, अब इसमें क्या होगा, वॉल्यूम इसमें भी सी डी लगाओ, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास, इसको डिनोट करते हैं हम लोग रो से, और रो इक्वल टू चार्ज बाय वी। ये तीनों के अलग अलग हैं, तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। और बस ये तीन है बेसिकली, और जब हम आगे डेरिवेट करेंगे कंडीशंस के हिसाब से हम देख लेंगे कि कहाँ पे हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या इस तरीके से हो रहा है। अच्छा, इसका भी डायग्राम बनाए। तो देखो ये तो वॉल्यूम है, यानी कि 3D स्पेस में है, यानी कि चीज़ के अंदर है। ठीक है, इस तरीके से देखें हम लोग, तो चार्ज इस शेप के अंदर है कहीं ना कहीं, ये। ठीक है, तो ये है वॉल्यूम वाला, इसके लिए क्या है, रो इक्वल टू क्यू बाई वी। ये है सरफेस एरिया वाला, क्यू बाई ए, यहाँ पे सिग्मा लगा रखा है। लीनियर के लिए क्या है, अगर सीधी लाइन में एक ही लाइन में हो रहा है तो ये लगा देंगे। ठीक है, और बाकी गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका है। वो कैसे निकालते हैं, जितने चार्ज उसमें प्रेजेंट हैं उसको अगर हम 1/एप्सिलॉन टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब एप्सिलॉन नॉट से उसको 1/एप्सिलॉन नॉट से उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आंसर आता है। और हमने कूलम्ब लॉ की मदद से उसको डिराइव भी कर दिया। हमने पहले इसका फ्लक्स यहाँ पे नॉर्मल फ्लक्स लिया था यहाँ पे, फिर वहाँ से क्या किया हमने स्मॉल एरिया, क्योंकि एक छोटे से एरिया का निकालने से बाद में इंटीग्रेट करते हैं तो सारा निकल जाता है एक ही बार में। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ से इंटीग्रेशन से डेरिवेशन हट गया, बचा ये, इन दोनों में इन दोनों की वैल्यू अप्लाई कर दी, इसकी भी और स्फीयर के एरिया की भी, सरफेस एरिया की, और बाद में हमारे पास ये भी आ गया था, तो प्रूव कर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।